ओके किलन, रूल क्या है? तुमको अभी तक प्रोनाउंसिएशन नहीं समझा क्या उसका? नेमो, दैट, क्वेड, नॉन, हैबिट। फ्लो में बोले तो खुद भी बोल सकते हैं, नेमो दैट क्वेड नॉन, हैबिट। हाँ, ठीक है ना? मैं नेमो दैट क्वेड नॉन रिपीट करो, जब तक आएगा नहीं तब तक रिपीट करो। करो करो, रिपीट करो, फिर से करो, रिपीट। और एक बार, और एक बार, और एक बार। पक्का? मीनिंग क्या है उसका? ये रोज आया करो, वो मैंने आज समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो नहीं है रूल का मतलब। कल का कुछ लिखाया था, क्या लिखाया था? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। ये हो गया रूल। और रूल का मीनिंग है कि नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल द सेलर या फिर ट्रू ओनर हिमसेल्फ। अच्छा, मतलब जो ओनर टाइटल दे सकता है वो टाइटल कोई और ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ठीक। अब इसको पढ़ा था अपन ने, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब, still if he is a non owner but still he can transfer a better title to the buyer। मतलब जबकि वो ओनर नहीं भी है तो भी वो एक बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है टू द बायर। ऐसा उसका मीनिंग होता है एक्सेप्शन का। तो एक्सेप्शन भी अपन ने स्टेटमेंट लिखा था। देखो, एक्सेप्शन लिखते वक्त भी एक स्टेटमेंट लिखा था अपन ने, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट से ऊपर पढ़ो जोर से। A non-owner can also transfer a better title. A non-owner can also transfer a good title या better title. A non-owner can also transfer a, रिपीट करो, फिर से बोलो, और एक बार, और एक बार। क्लियर है? फर्क समझा क्या दोनों में? ऊपर वाले में रूल में ये बोला गया है कि सेलर या तो ट्रू ओनर ही बेटर टाइटल या गुड टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा, और नीचे बोला गया दो अ नॉन ओनर बट स्टिल ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ओरिजिनल ओनर ने अगर अपने कुछ राइट्स ट्रांसफर किए हैं किसी पर्सन में, तो फॉर एग्जांपल मर्केंटाइल एजेंट को, तो ये मर्केंटाइल एजेंट फर्दर सेल करते वक्त एक बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। ये कल समझाया था। अच्छा, आगे। अब इसमें अपन ने सबसे पहला एक्सेप्शन ही ये पढ़ा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, सबसे पहली चीज क्या याद रखेंगे उसमें बताओ? मर्केंटाइल एजेंट में सबसे पहली चीज क्या याद रखना है? पोजेशन नहीं याद रखना है। मर्केंटाइल एजेंट में सबसे पहली चीज ये याद रखना है कि जब उसको एक मर्केंटाइल एजेंट बुलाया है, मतलब वो एक ऑर्डिनरी कोर्स में है। मतलब वो सेलर के साथ में बहुत रूटीन में ट्रेड कर रहा है, बहुत रूटीनली ट्रेड करता आया है, ऐसा उसका मतलब है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब उसको बोलेंगे कि वो एक मर्केंटाइल एजेंट। फिर अपन ने पहला उसमें पढ़ा था, possession with permission। possession with permission of the, 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 रिपीट करो, रिपीट, रिपीट। तो यहाँ पर इस पर्सन को जो बेटर टाइटल मिलेगा वो किसके वजह से मिल रहा? इस सेलर के वजह से मिल रहा। क्यों? इस सेलर ने अपने कुछ राइट्स इस मर्केंटाइल एजेंट को ट्रांसफर किए। समझ आया? इस सेलर ने इस मर्केंटाइल एजेंट को बिल से, बाय इच्छा से अपना कंसर्न दिया हुआ है फर्दर सेल करने का। क्या क्या इस वजह से ये मर्केंटाइल फर्दर सेल कर पा रहा है। समझ आया क्या? जबकि मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट द ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड्स। यही पढ़ रहे हैं हम एक्सेप्शन में। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई पोजेशन विथ परमिशन। तो मर्केंटाइल एजेंट के पास में जो गुड्स का पोजेशन है वो किसकी परमिशन से है? ओरिजिनल ओनर के, मतलब ट्रू ओनर के परमिशन से है। सेकंड नंबर की कंडीशन क्या है?
ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने गुड फेथ यहाँ पर। एक्चुअल कंडीशन है एक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स। कौन? मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स। रिपीट करो, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी। और एक बार, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। और एक बार, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टिवेट मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। सबसे पहली कंडीशन क्या है? पोजेशन विद परमिशन। क्या है? पोजेशन विद परमिशन ऑफ दी, रिपीट, सेकेंड नंबर का, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ये लो मिटा भी दिया। मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। और तीसरी कंडीशन क्या है? द बायर हैज एक्टेड इन, द बायर हैज एक्टेड इन, ठीक है, रिपीट करो और एक बार, और एक बार। अब जितनी तीन पड़ी उतनी पूरी। पहली, सेकंड, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ या फिर इन ऑर्डिनरी कोर्स। रिपीट करो। थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ वाली कंडीशन को अपन ने दो कंडीशंस में तोड़ा है, क्या ना? तो इधर क्या है? बायर मस्ट, बोलो जल्दी, क्या बड़बड़ कर रहे यार, लिखा कर दिया है ना, वही बोलना है बेटा, बोलो जल्दी। एक आवाज में पढ़ो, 1 2 3 स्टार्ट। ये वर्ड है ना, द बायर मस्ट बी अनअवेयर, काय के बारे में? दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू, द बायर मस्ट बी ऑफ द फैक्ट दैट, इसका मतलब क्या होता? कि बायर को पता नहीं होना चाहिए किस बारे में? कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स बेचने की। इसका मतलब बायर के दिमाग में क्या है कि उस सेलर के पास में जिससे वो खरीद रहा, मतलब यहां पर वो बात कर रहे हैं मर्केंटाइल एजेंट की, जिससे वो खरीद रहा गुड्स, तो उसको ये ऐसा बिलीफ है कि यही ओरिजिनल सेलर है। समझा क्या? जैसे मैंने गुड्स बेचे मंत्री को, मंत्री ने गुड्स बेचे संदेश को, तो संदेश के लिए मंत्री इज द ओरिजिनल सेलर ऑफ द गुड्स। संदेश के लिए मंत्री जी इज द ओरिजिनल सेलर ऑफ द गुड्स, ऐसा संदेश के दिमाग में फिट है। समझ आया क्या? डीम्ड है, प्रिजम्पशन है, बोल लो। गुड्स हालांकि किसने बेचे उसको? मैंने। मेरे लिए मंत्री जी क्या है? बायर है वैसे, लेकिन ओरिजिनली मंत्री जी इज अ मर्केंटाइल एजेंट। मतलब ये गुड्स क्यों खरीदते मेरे से? फर्दर सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए। एज ए रिटेलर वो मुझसे गुड्स खरीदते हैं, तो वो फर्दर जब सेल करेंगे तब जो संदेश है उसके लिए ये क्या है? सेलर है। ऐसा संदेश के दिमाग में होना चाहिए। मतलब संदेश को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मंत्री जी के पास में अथॉरिटी है सेल करने की या नहीं, क्योंकि संदेश के दिमाग में एक चीज फिट है कि मंत्री जी हैज द अथॉरिटी टू सेल। समझ आया क्या? पक्का? क्योंकि अगर मंत्री जी को अथॉरिटी नहीं है बेचने की और ये बात संदेश को पता है, मैंने क्या बोला? मंत्री जी को अथॉरिटी नहीं है बेचने की और इस बात का पता किसको है? संदेश को है। फिर भी संदेश उससे गुड्स खरीद रहा है, तो एट इज ओन रिस्क, ये कल बताया था। संदेश इज बाइंग द गुड्स एट इज ओन रिस्क। समझा क्या? फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने गुड्स बेचे मंत्री जी को, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखी, मंत्री जी आप ये गुड्स फर्दर सेल नहीं कर सकते। क्या बोला? फर्दर सेल, फर्दर सेल, फर्दर सेल नहीं कर सकते। इस बात का पता संदेश को भी है कि मंत्री जी हैज नो अथॉरिटी टू, हैज नो अथॉरिटी टू, इस बात का पता किसको है? तो संदेश इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मंत्री जी हैज नो अथॉरिटी टू, तो भी संदेश ने जानबूझ के उससे खरीदे गुड्स अभी, तो एट इज ओन। अब यहां पर रिस्क किसी और का नहीं रहेगा, उसका खुद का रहेगा, संदेश का। आया? तो अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, तो ही शुड बी, मतलब संदेश
should be unaware of the fact that seller had no authority to sell. समझ आया? पक्की बात? प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। पहली कंडीशन है possession with permission. दूसरी कंडीशन है द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स. तीसरा द बायर मस्ट बी इन गुड फेथ, या फिर बोलो द बायर मस्ट बी एन इनोसेंट बायर. क्या बोलेंगे? जैसे आप ये वर्ड यूज कर लेते ना इनोसेंट, ये दोनों कंडीशन उसमें आ जाती. क्या वर्ड यूज किया? इनोसेंट. तो ये जो दो कंडीशन लिखी है अपन ने, ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाती. इनोसेंट का मतलब क्या होता? मासूम. मासूम बायर बोले तो कौन? जिसको कोई फैक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता, रहता मासूम बायर. समझ आया क्या? और हमको क्या चाहिए? द बायर शुड बी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल. लेकिन बायर के लिए सेलर कौन है? मर्केंटाइल एजेंट. पिक्चर है तुम्हारे लिए. इधर मैं लिखूंगा नाम किसका? संदेश का. इधर मर्केंटाइल एजेंट में नाम किसका? देखो लिख दिया. समझा क्या? और इधर सेलर की जगह पर नाम मेरा. क्या? ठीक है. समझा क्या? समझा क्या? उधर देखना. इधर मेरे चेहरे पे क्या देख रहा? उधर देखना. देख वो ज्यादा खूबसूरत है. आप थोड़ी ना हो. बुरे हो थोड़ी ना हो. ठीक है. हो गया. सेल बाय मर्केंटाइल. सेक्शन क्या है? सेक्शन 20. सेक्शन 20 भी पढ़ा था. नेक्स्ट सेक्शन 28. अच्छा मतलब तुम्हारा कैसा है? एक दिन पढ़ाएंगे, उस दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाएंगे. ऐसा रहेगा क्या? रहने को भी नहीं होना. सेक्शन 28 क्या बोले? वन ऑफ द जॉइंट ओनर. ऐसा क्यों लिखते हो? वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स ऐसा क्यों लिखते हैं? उन्हीं जॉइंट ओनर्स में से कोई एक ने ये गुड्स किसी और को बेच दिए. एग्जाम्पल याद है क्या? पीसीआर और टीवी. ये ए बी सी तीनों ने मिलके खरीदे थे. लेकिन बी और सी ने तय किया कि पोजेशन किसके पास? बोले ए के पास. अब जो बेचारा जेड आया, ने गुड्स किससे खरीदे? ए से. कैसे? मतलब क्या कंडीशन से गुड्स खरीदे होंगे? ही इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ए हैड नो अथॉरिटी टू सेल. कौन? जेड. तो जेड कैसा बायर है? कैसा बायर है? एकदम मासूम बायर है. कैसा है? तेरी तरह एकदम. ठीक है. तो वीसीआर और टीवी ये दोनों भी बेच डाले. किसने? ए ने. अकेले नहीं सर. हाउ? क्योंकि बी और सी ने मिलकर के तय किया था कि पोजीशन किसके पास रखते? बोले ए के पास में. समझा क्या? क्या ए ओनर है? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर ये खरीदा था. इन्होंने मिलकर खरीदा था, तो जॉइंट ओनर्स तो है ना. तो कहीं ना कहीं ए के पास ओनरशिप है. हाउ है? पोजेशन है. हाउ है? तो जेड क्या सोचेगा? ओनर भी है बोले, और पोजेशन भी इसके पास है, तो मतलब सेल करने की अथॉरिटी तो होंगी ही. समझा क्या? सेल करने की अथॉरिटी तो होंगी ही बोले ए के पास में. तो जेड ने ऐसा विश्वास करके ऐसे गुड्स खरीद लिए, और ये वैलिड टाइटल ट्रांसफर होगा. अब यहाँ पर जेड तो डिस्चार्ज हो गया. जेड वीसीआर और टीवी लेके घर को, और जेड से आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते. तो बी और सी ये दोनों जेड के पास तो नहीं जा सकते. तो बी और सी किससे क्लेम करेंगे? ये इनका पर्सनल मैटर है. क्या क्या कुछ समझ आई बात? पार्टनरशिप का ही रूल है ये. ठीक. बढ़ते फिर तीसरे नंबर पे क्या था? 29. क्या है बताओ? क्या बताया था इसमें कल? ईमानदार डकैत. बताया था ना कल, ईमानदार डकैत. याद करना. वो टोपी वाला डकैत. फिर बताओ जल्दी अब. क्या था बताओ? सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तब क्या है? देखो क्या हुआ था, मैं बता रहा हूँ. ये ए है. ये बेचारा है. कौन है? बेचारा. ये जेड है. ये वुल्फ है. फॉक्स है. फॉक्स सॉरी. फॉक्स कैसा रहता? चाणा. तो
जेड ने ए पर क्या अप्लाई किया, कोवर्जन, और उससे क्या ले लिए, क्या सिर्फ गुड्स लिए थे, साथ में ले लिया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ का, ये समझ गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और गुड्स दोनों भी मिल गए किसको, जेड को, क्या अप्लाई किया, बराबर, क्या जेड के पास टाइटल है गुड्स का, यस और नो, बस इतना ही पूछा मैं, बाकी कोई जवाब मत दो, कैसे टाइटल है, वैलिड है नहीं है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा क्या जेड के पास टाइटल है या नहीं है, कैसे उसके पास ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है और प्लस गुड्स का पोजीशन भी है, चाहे वो कैसे भी आया होगा, चाहे वो कोर्जन से भी आया होगा, लेकिन आया, तो वो फर्दर सेल जब करेगा तो ये वैलिड से, अगर ये किसी और को बेचता है, कोई थर्ड पार्टी को बेचता है, अगर ये तो पी को बेच दिया वही गुड्स, उसको वैलिड टाइटल ट्रांसफर जाएगा, अगेन पी क्या रहेगा, तब आए रहे वो क्या, पढ़िए अपन, क्या था, थोड़ा स्पीड में बोलो, जोर से बोलो, सेक्शन क्या है, सेक्शन 20, सेक्शन 20, ठीक है, सेक्शन 28 क्या है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय, सेल बाय, थर्ड सेक्शन 29, सेल बाय अ पर्सन हु इज अंडर पोजेशन अंडर अवॉइडेबल, याद है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम क्या है, कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये चार चीजें थी, 15, 16, 17, 18 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। आगे, सो तीन खत्म हो गए, चौथा क्या है बताओ, फोर्थ नंबर पे क्या है बताएंगे, सेक्शन 29 में लिखना है, मतलब सेक्शन 29 बोले तो सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखना है आपको, क्या लिखना है, पॉइंट्स, दो पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं इसमें, पहला पॉइंट, अ बायर विल अक्वायर अ गुड टाइटल, buyer will acquire a good title from a person, from a person who is under possession, from a person in possession कर दो, from a person who is under possession लिखाऊंगा तो ऐसा लिखो, या तो डायरेक्ट लिखना in possession, under avoidable contract, under avoidable, अब दूसरी कंडीशन बोलूं, such a contract, such a contract must not be rescinded, such a contract must not be rescinded, बोलो आगे, such a contract must not be rescinded at the time of sale, देखो इसी अग्रीमेंट में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ये है, ऐसा डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते, वहां पर किसी ने इसका क्लेम उठाना जरूरी है, समझ आया क्या, वो बोलते हैं ना कि आवाज उठाना जरूरी है वहां, तो जब तक कोई बोलता नहीं कि मेरे ऊपर कोअर्जन अप्लाई हुआ, जब तक कोई बोलता नहीं कि मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, जब तक कोई बोलता नहीं कि मेरे ऊपर फ्रॉड हुआ है, जब तक कोई बोलता नहीं कि मेरे ऊपर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तब तक के लिए यहाँ पर माना जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं
जिस दिन क्लेम करेंगे उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट लिटिगेशन में चला जाएगा। जिस दिन अगर किसी ने ऐसा क्लेम किया कि भाई मेरे पे कोअर्जन अप्लाई करके मुझसे गुड्स खरीद रहा था, तो अब अगर ये क्लेम किया किसी ने, मतलब इस चीज के लिए सूट फाइल किया, तो ये मैटर लिटिगेशन में चला जाएगा। लिटिगेशन बोले तो फिर स्टे पे चला जाएगा, सेल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो अपने आखिरी कंडीशन लिखी सेकंड नंबर पे, उसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाना चाहिए तब तक के कोई भी क्लेम ना करे कोअर्जन का, का या मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का। को समझा क्या मैंने क्या बोला? नहीं समझा? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल बाय अ पर्सन जिसके पास पोजेशन है, लेकिन उसके पास पोजेशन कैसे आया? या तो उसने किसी पर कोर्जन अप्लाई किया था, या तो उसने किसी पर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई किया था, या तो उसने किसी पर फ्रॉड अप्लाई किया था, या तो उसने किसी पर मिस रिप्रेजेंटेशन अप्लाई किया था। समझ आया? जैसे मान लो मुझे ये चीज मैंने हासिल की, ये मेरे पास है, और मैंने इस चीज को हासिल करने के लिए श्याम सर पे कोर्जन अप्लाई किया था। भी समझा क्या? कोर्जन समझता? अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है। ये चीज मुझे मिल गई कोर्जन अप्लाई करने के बाद। समझ आ रहा? तो मैं इन पोजेशन हूं इस चीज के, लेकिन मुझे पोजेशन कैसे मिला? कैसे मिला, कैसे मिला? कोर्जन अप्लाई किया तब मिला ना। मतलब किसी को डराया धमकाया तब मुझे इन गुड्स का पोजेशन मिला। समझा क्या? पक्का? श्याम सर ने आज तक के मेरे ऊपर कोर्जन का केस फाइल नहीं किया, तो इसका मतलब ये चीज अभी फिलहाल के लिए किसकी, इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? मैंने ये चीज गुड फेथ से हासिल की है। हालांकि मुझे ये पता है कि मैंने ये चीज किसी को डराकर हासिल की है, कोर्जन अप्लाई करके हासिल की है, लेकिन क्योंकि अभी तक के अग्रीव पार्टी ने, मतलब श्याम सर ने कुछ भी क्लेम नहीं किया, कुछ भी कंप्लेन नहीं की, तो उनके हिसाब से भी और एक्चुअल जो पिक्चर नजर आ रहा है उस हिसाब से भी ये माउस एक्चुअली मेरे पास मेरे टाइटल गुड टाइटल से आया है, ऐसा नजर आ रहा है। ये बात हमको पता है कि मैंने कोर्जन अप्लाई किया, लेकिन ये बात सबको नहीं पता। क्यों नहीं पता सबको? क्योंकि उन्होंने अभी तक के कोई केस फाइल या कोई कंप्लेंट क्या। तो अब जब मैं ये माउस उठाकर मंत्री जी को बेच रहा हूं, तब क्या एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? समझ आया है क्या? क्योंकि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है क्या अभी तक? अब मैं सिचुएशन में ट्विस्ट डाल, तो अगेन मैंने ये माउस हासिल किया फ्रॉम श्याम सर बाय अप्लाइंग कोर्जन, लेकिन इस बारी श्याम सर ने केस फाइल कर दिया है काय का? कोर्जन का। और उन्होंने मेंशन भी किया कि कुछ एक ऑप्टिकल माउस के लेकर के केस है, मेंशन भी कर दिया कि गुड्स का नाम क्या है, गुड्स कैसे है, क्या है, सब कुछ मेंशन किया कि ये गुड्स जो उसके पास में है वो उसने कोर्जन लगाकर हासिल किए, ऐसा उन्होंने अभी क्लेम कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट मेरे ऊपर सबसे पहला ऑर्डर लगाएगा इंजंक्शन का। कहेगा क्यों इंजंक्शन? तो बोले ये माउस जो कि अभी फिलहाल किसी ने ऐसा बोला है कि तुमने इसको कोर्जन से हासिल किया है, तो ये माउस अभी फिलहाल के लिए लिटिगेशन में है, तो आप ना इसका यूज कर पाओगे ना ही इसको फर्दर सेल कर पाएंगे। समझ आया क्या? तो अब मैंने अगर कोशिश भी की है माउस फर्दर सेल करने की, तो डिफॉल्टर मैं कहलाऊं। कौन कहलाएगा? क्योंकि अभी भी मैटर चल रहा है, उसका डिसीजन पास। कुछ समझ आया? तो जो लास्ट लाइन तुम्हारे मॉड्यूल में लिखी हुई है क्या, प्रोवाइडेड दैट, मतलब सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी रिसाइंडेड। श्याम सर का कोर्जन के लिए केस फाइल करना, क्या समझ रहा है उससे कि वो क्या चाहते हैं? उनकी चीज उनको वापस मिले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रिसाइंड। समझ आया क्या? इस वजह से उन्होंने सूट फाइल किया ना। समझ आया? तो जब वो ये चाहते हैं तो ये चीज मैं फर्दर सेल नहीं कर सकता बिकॉज आई एम रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन जैसा कि मैंने केस वन समझाया था कि जहां पर ये मैंने माउस हासिल तो कोवर्जन से किया, मगर आज तक उन्होंने मेरे खिलाफ कोई केस फाइल या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। इसका मतलब उन्होंने भी मान लिया है कि ये माउस अब किसका है, तो मैं इस माउस को फर्दर सेल पूछ रहा था। क्या क्या क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल 16 ध्यान से देखो।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. X fraudulently obtains a diamond ring from Y. This contract is voidable at the option of Y. Q लिखा हुआ है ना, fraudulently obtains. क्या लिखा है? मतलब क्या अप्लाई किया उसने? फ्रॉड. अब सेक्शन 17 लग गया. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, मतलब फ्रॉड का क्लेम करने से पहले ही ये रिंग उसने किसी और को बेच दिया. तो बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड मतलब कैंसिल कर देते, उससे पहले ही एक्स ने ये रिंग जेड को सेल कर दी. एंड इनोसेंट परचेजर, तीनों पॉइंट्स में बताया कि वो बायर कैसा है? इनोसेंट बायर है, शातिर दिमाग वाला बायर नहीं है. शातिर कौन है इसमें? एक्स. समझ आया ना? एक्स ने फ्रॉड्यूलेंटली मतलब फ्रॉड करके किससे अंगूठी हासिल की? बाय ट्रू ओनर है. एक्स फ्रॉड करने वाला है, लेकिन एक्स ने स्टिल ये अंगूठी किसको बेच दी? जेड को. और जेड को वैलिड टाइटल मिला. सर ऐसे कैसे? क्योंकि बेचने से पहले तक या फिर बोलो बेचने के बाद में भी ये अभी तक के कोर्ट में नहीं गया मैटर कि वहां पर फ्रॉड अप्लाई हुआ. तो कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन टर्मिनेटेड डेट. तब अभी तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि वहां पर फ्रॉड है या. So Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set. Z gets the title, good title, and Y cannot recover the ring from Z. मेरा point clear है क्या? Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently, मतलब सारा सेल होने के बाद में, मतलब Y को अंगूठी मिल सॉरी Z को अंगूठी मिल भी गई, उसके बाद में भी अगर किसी ने क्लेम किया तो भी वो वापस नहीं आ, वो सेल हो चुका है. अब दोबारा वो वापस से रिवर्स. समझ आया? नहीं, कुछ भी क्लेम नहीं होता फिलहाल. प्रूव हुआ तो कुछ बात बन सकती, लेकिन अंगूठी वापस नहीं आएगी प्रूव होने के बाद में भी. डैमेजेस बोले तो अंगूठी का पैसा क्लेम होता, लेकिन वहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि फ्रॉड एक्चुअली हुआ. एविडेंसेस लाने पड़ेंगे. क्या क्या मैं एक चीज रिप्लेस करता. X applies coercion and obtains a diamond ring from Y. बताओ क्या हुआ? X ने क्या किया Y के साथ? मतलब उसको डराया धमकाया, इसको, और उससे क्या ले लिया? डायमंड रिंग. और एक पॉइंट ऐड कर दे, Y से रिंग लेते वक्त उसने Y से क्या साइन करवाया? बिल. डॉक्यूमेंट ऑफ, पैसे वैसे नहीं दे रहा वो, लेकिन बिल बनवाया, बिल बनवाया उसने, है ना? आगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ Y. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखा जाए तो कोर्जन अप्लाई हुआ है, तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वॉइडेबल, लेकिन ये वॉइडेबल कब होगा इसका आंसर अब तुम दो. अगर वाई क्लेम करेगा तो वॉइडेबल होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है ना. समझ आया ना? क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ. समझ गया? आगे, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, तो उसने क्लेम किया नहीं किया? नहीं किया. उससे पहले मतलब क्लेम करने से पहले ही एक्स ने ये रिंग किसको बेच दी, तो जेड को एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर हो चुका. तब जेड से तो रिंग वापस आएंगी नहीं. आखिर में लिखा हुआ है इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिक्वेंटली सेट असाइड, मतलब बाद में अगर प्रूव भी हो गया कि एक्स ने वाई पर कोर्जन अप्लाई किया था, ये प्रूव भी हो गया, तो भी रिंग वापस नहीं आ सकती. तो फिर एक्स के ऊपर क्या होगा? एक्स को सजा होगी और एक्स से डैमेजेस मतलब रिंग का पैसा भी क्लेम किया जा सकता है, लेकिन रिंग वापस नहीं ली जा सकती. किससे? जेड से. कुछ समझ आया क्या? पक्का क्लियर है? तो ये था सेक्शन 20. नेक्स्ट हेडिंग डालो. Sale by one who has already sold the goods but he continues in possession of. Sale by one
who has already sold the goods but continues in possession thereof. हो गया? लिंक डाला क्या? सेक्शन लिख दो, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1, सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 लिंक डाला। एग्जाम्पल ए एक डीलर है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाता। तो ए के पास में एक स्पेशल एडिशन वाली टीवी है, जाने दो एक नॉर्मल टीवी है मान लो, ठीक है? तो क्या हुआ, इसने जेड को बेचने का प्रॉमिस कर, तब ये टीवी की बुकिंग हो चुकी, इसने करवाई जेड ने, समझा क्या? तो जेड के साथ ए का क्या हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल हो रखा है जेड के साथ। लेकिन जेड बोले टीवी में बाद में ले जाऊंगा, मतलब अभी टीवी किसके पोजेशन में, ए के शोरूम में पड़ा है। फिर आया पी, पी आया, पी को भी ये टीवी पसंद आई, पी ने तुरंत पैसे निकाले और ए को हैंड ओवर कर दिए। बोले कुछ नहीं, मेरे को नहीं मालूम, पैसे रख पूरे, मैं टीवी घर को ले जा रहा। और ए ने ये टीवी बेच दिया पी को, जबकि ये टीवी किसने बुक कराया हुआ है। समझ आया क्या? क्या समझा? अभी मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या पी को वैलिड टाइटल मिला है या पी को वैलिड टाइटल मिलेगा? क्योंकि ए एक नॉर्मल डीलर है, ऑर्डिनरी कोर्स डीलर है वो, तब उसका काम ही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचना, टीवी बेचने का उसका नॉर्मल बिजनेस है, समझा ना? तो उसने टीवी बेचा, हाउ टीवी बेचा। अब ये टीवी जो किसी और ने बुक कराई हुई थी, ये टीवी उसने उठाकर किसी और को बेच दिया। तो बेचना चाहिए था जेड को, बेचा किसको, पी को। अब इस सिचुएशन में पी को तो वैलिड टाइटल मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, ना? ये समझा क्या? जेड क्या कर सकता है ये बताओ तुम? पैसे वापस मांग सकता, और अगर डैमेजेस उसको एक्चुअली हुए हैं कुछ, तो वो क्लेम कर सकता, बाकी कुछ भी क्लेमेबल नहीं रहे। समझ आया ना? जो पैसा एडवांस अगर उसने कुछ दिया है, वो वापस ले सकता है। ये पढ़ा है अपन ने, बायर के राइट्स, याद होगा तो। बायर के क्या राइट्स है? टू रिसीव बैक द मनी, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है। अब बोले सर कैसे क्या, तो ध्यान से देखो, ए ने जेड के साथ पहला अग्रीमेंट किया था, ए ने वही टीवी किसको दे दी, पी को। ऐसा करना जेड के अग्रीमेंट के साथ क्या है, ब्रीच। नहीं समझा? वही टीवी जो जेड को प्रॉमिस की गई थी, वही टीवी उठाकर किसको बेच दी, पी को। तो जेड ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है कि नहीं? प्रॉमिस तोड़ना मतलब क्या, ब्रीच ऑफ, सिंपल। तो ब्रीच तो हुआ ना। तो जेड के ऑप्शन पे क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। जेड क्या कर सकता, वो बोलेगा भाई दूसरा टीवी होगा तो वो दे दे, सेम पीस चलेगा, बोले मेरे को कोई वादा नहीं। ए ने बोले नहीं है, दूसरा टीवी नहीं है बोले मेरे पास। अब जेड क्या कर सकता, जो पैसे उसने दिए हैं वो पूरे, प्लस कुछ डैमेजेस अगर जेड को होते हैं वो, इतना वो क्लेम आया ना। तो जेड ने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया, टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। लेकिन सवाल ये नहीं था कि जेड क्या कर सकता, सवाल इतना ही था कि क्या पी को एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर है। बोले को एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर, पढ़ लेते। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, इसमें ऑलरेडी किसने सोल्ड कर दिए थे गुड्स, ए ने। किसको कर दिए थे, जेड को। ऑलरेडी सोल्ड थे गुड्स, मगर कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। कौन कंटिन्यू था पोजेशन में, ए के पास में अभी भी गुड्स का पोजेशन है, जबकि गुड्स उसने किसको बेच दिए थे, जेड को। ये समझ गया ना? तो सेंटेंस ध्यान से,
Sale by one who has already sold the goods, but he continues in possession thereof. If a person has sold the goods but continues to be in possession thereof, the document of title to them, he may sell them to a third person, and if such person obtains the delivery thereof in good faith, without notice of the previous sale, मतलब innocent buyer है, he would have good title to them. Although the property in the goods had passed to the first buyer earlier, a pledge or other disposition of the goods or document of title by the seller in possession are equally valid. A pledge or other disposition of the goods or a document of title by the seller in possession are equally valid. ये लाइन का मतलब मैं बाद में समझा, पहले आप कंडीशन, पहली कंडीशन लिखो. ऐसा लिखो, the original seller has sold the goods. The original seller has sold the goods, but he he still continues in possession. But he still continues in second. बोलो क्या? The seller may sell such goods to another buyer. To another buyer. Third, that another buyer must be innocent. Must be innocent. That another buyer must be innocent. Must be innocent. इनोसेंट का मतलब क्या है? बट उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या पढ़ा अपन ने? अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू, मतलब वो क्या मान के चल रहा, इस सेलर ने जब मेरे को गुड्स बेचे तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि यही ओरिजिनल सेलर है जो मुझे गुड्स बेच रहा है और इसने ये गुड्स किसी और को बेचे हुए. क्या क्या? देखो, जैसे कोई चीज शोरूम में लगी हुई है जो स्पेशल एडिशन की है, मान लो ये चीज है जो स्पेशल एडिशन है, शोरूम में लगी हुई है और उधर लिखा हुआ है ओनली वन क्वांटिटी, ओनली वन. तो अब जैसे ही मैं जाता शोरूम में, मेरे को चीज पसंद आती, तो मैं वहां पूछ रहा, भैया ये गुड्स मुझे चाहिए. मैंने उसको बोला आपने किसी और को तो बेचे हुए नहीं है. अगर उसने बेचे हुए भी रहे तो भी वो मुझे बेच देगा अगर मैं उसको कैश पेमेंट दूं या फिर मैं उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूं. तो बेचेगा कि नहीं? क्या मुझे वैलिड टाइटल प्राप्त होगा या नहीं? है ना. एक ना हर्षद मेहता की सीरीज में भी एक एग्जाम कार का, लेक्सस कार का है, जो इंडिया में किसी और के लिए बुलवा के देता, वो कार का डीलर बुलवाता, वो 45 लाख में बुलवा के देता और हर्षद मेहता उसको 55 लाख देता. बोले तू 55 लाख ले जा, गाड़ी मेरे घर पे आनी चाहिए डायरेक्ट. क्या क्या? तो वो डीलर जो था बीच का, ने क्या किया, पहले ये गाड़ी किसी और को बेची हुई थी, लेकिन अब ये गाड़ी किसको बेच दी? हर्षद मेहता को. ज्यादा पैसे मिले इसके लिए बेच दी हर्षद मेहता. ऑब्वियस बात है. अब जो पहला बायर है वो कुछ कर सकता क्या? देखो, गाड़ी को तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी तो गई. वो ज्यादा से ज्यादा नवी गाड़ी मंगवा सकता और या तो फिर डैमेजेस क्लेम कर सकता और पैसे वापस मांग सकता जो एडवांस में उसने पे किए होंगे वो. लेकिन क्या हर्षद मेहता को वैलिड टाइटल मिला? हाँ, सीरीज में भी यही बताया कि हर्षद मेहता के पास में वो पहली कार रहती, आया 55 लाख में वो गाड़ी खरीदता वैलिड टाइटल के साथ. भी समझ गया? क्या प्रॉब्लम है? आगे. अब
एग्जाम्पल 17 सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था टीवी, सिर्फ इसमें एक वर्ड एडेड है, ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर, आर अग्रीज टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज। आर ने क्या अग्री किया, डिलीवरी दूंगा थोड़े दिनों बाद। इसका मतलब अभी भी टीवी का पोजेशन किसके पास है, आर के पास। इन मीन वाइल आर सेल्स द सेम टू एस एट अ हायर प्राइस। बोला मैंने आर को दूसरा बायर मिल गया जो कि उसको उसी टीवी के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो आर ने क्या किया, ये गुड्स किसी और को बेच दिए, एस को बेचे। वो बाइज इट इन गुड फेथ, बाइज इट इन गुड फेथ का मतलब एस को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आर ने इसी सेम टीवी का डील पहले भी किया है किसके साथ, पी के साथ। एस इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आर हैज सोल्ड द सेम टीवी टू समवन एल्स प्रायरली, बिफोरली, पहले। समझा क्या, इस बारे में एस को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। इस वजह से बोलते हैं एस को गुड फेथ या फिर इनोसेंट बायर। समझ आया क्या? तो क्या एस को वैलिड टाइटल मिला? हाँ, आखिरी में लिखा हुआ है एस गेट्स अ गुड, क्लियर है, पक्का। सेक्शन क्या है, 30 सब सेक्शन 1। थोड़ा सा रिवाइज करते, एक्टिवेट कर लेते। सेक्शन 27 क्या था, सेल बाय, थोड़ा जोर से बोलो, सेल बाय मर्केंटाइल। कितनी कंडीशंस है तुम्हारी बुक में, 3 ही है, तो तुम आखिरी कंडीशन मर्ज ही करने वाले हो, ठीक है, ये याद रखना। ये सिर्फ मैंने लर्न कराने के लिए थोड़े अलग करा दिए ताकि तुम इजीली लर्न कर पाओ। पहली कंडीशन क्या है, पोजेशन विथ परमिशन। समझा क्या, लेकिन पोजेशन किसके पास, मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन होना चाहिए विद द परमिशन ऑफ द ट्रू ओनर। सो द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन विद परमिशन ऑफ द ट्रू ओनर। समझ आया ना? सेकंड नंबर की कंडीशन, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब ओरिजिनल ओनर के साथ ये मर्केंटाइल एजेंट बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही मस्ट बी एन इनोसेंट बायर। और जैसे ही आप वर्ड लगा देते हैं इनोसेंट, द बायर मस्ट बी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। तो पूरी कंडीशंस क्या बनी, द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स विद द परमिशन ऑफ द ट्रू ओनर। सेकंड नंबर का कंडीशन बनता, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब मस्ट हैव एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स। थर्ड नंबर का कंडीशन बनता कि द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ and he must be an innocent buyer, which means he must be unaware of the fact that the seller had no authority to sell। और यही है सेक्शन 27, पूरा खत्म हो गया, पक्का। तो दो मर्केंटाइल एजेंट, एक ओरिजिनल ओनर नहीं, फिर भी वो गुड्स सेल कर सकता है, और जिसको भी वो गुड्स बेचेगा उसको एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर करना जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या था, एक आवाज में जोर से बोलो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, बोलो जोर से, वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या था, किसी एक के पास में वैलिड पोजेशन है, दूसरा उसी एक के पास में ओनरशिप भी है, तो उसने ये गुड्स उठाकर किसी और को बेच दिए, तो जिस किसी और को उसने गुड्स बेचे उसको एक वैलिड टाइटल मिलेगा। तो द बायर गेट्स अ गुड टाइटल बिकॉज ही इज रिसीविंग अ टाइटल फ्रॉम वन ऑफ द जॉइंट। समझ आया क्या, जिसके पास गुड्स का वैलिड पोजेशन था। तो आपको ना एडिशनल बातें नहीं लिखनी है, नहीं ना सर ऐसा थोड़ी, फिर बी और सी क्या करेंगे, बी और सी ए के साथ क्या करेंगे, ये हमारा टेंशन नहीं है। ए ने टीवी बेच दिया, सेड को गुड टाइटल मिल गया, वो अब मैटर ए बी सी का आपस में है, अपने को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना पॉइंट प्रूव हो गया ना, अपना पॉइंट प्रूव हुआ क्या, हाँ हो गया। क्या उसको एक ओनर से गुड्स मिले, हाँ मिले। क्या उसको एक वैलिड पोजेसर से गुड्स मिले, हाँ मिल गए, बात खत्म। उसको एक वैलिड पोजेशन मिला है और वो एक इनोसेंट बायर। यहां पर इस वाले में इनोसेंट का मतलब, he should be unaware of the fact that the goods were in joint ownership। समझ आया क्या, यहाँ पर इनोसेंस का मतलब ये होता है, कौन अनअवेयर, जो बायर है must be unaware that the goods are under a joint ownership। इस फैक्ट के बारे में उस बायर को कुछ भी पता, और उसने इनोसेंटली गुड फेथ में गुड्स बाय। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन 29, देख के भी बोल सकते हैं आप जोर से, 1 2 3 स्टार्ट।
एक और बार बोलो। तो दो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने फिर भी फर्दर सेल किया तो वो सेल वैलिड माना जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और थी, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट हैव बीन टर्मिनेटेड, और किसी ने केस फाइल नहीं करना, तो ये वैलिड सेल। क्या हियर सेक्शन था 20, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल। बोले सर फिर इसमें लिखना क्या? पहले आप लिखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, ये वाला बात आप उसमें लिख देंगे। फिर दूसरी चीज क्या लिखेंगे कि भाई जिसके साथ ये हुआ था उसने अभी तक के कोई क्लेम, और जिसने पोजेशन हासिल किया था वॉइडेबिलिटी से उसने फर्दर सेल कर दिया बिफोर टर्मिनेशन की। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 30 सब सेक्शन क्या है? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन thereof। एक और बार बोलो। बट कंटिन्यूज इन पोजेशन, पढ़ते लिया ना? क्या क्या हुआ था इसके अंदर? उसने किसी और को गुड्स बेचे पहले, ठीक है, फिर बाद में पैसों के लालच में किसी और को गुड्स बेच दिए, बराबर है? क्या वैलिड सेल है? हाउ? क्यों? उसके पास में गुड्स का पोजेशन था, इसलिए वो दूसरा भी सेल वैलिड सेल माना। अब अगेन तुम्हारा टेंशन नहीं है सर फिर वो जो जेड है उसको टीवी मिलेगा दूसरा, ये तुम्हारा टेंशन। इसका टेंशन है डीलर का, वो जो एग्जाम्पल में था उसका टेंशन, तुम्हारा टेंशन। जैसे एग्जाम्पल में आर ने ये गुड्स पहले किसको बेचे थे? पी को, फिर आर ने वही टीवी किसको बेच दिया? एस को। अब तुम बोलेंगे सर आर क्या करेगा फिर? अब तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा पॉइंट प्रूव हो गया, बात खत्म। तुम्हारा पॉइंट क्या प्रूव करना था कि एस को एक वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं? यस मिलेगा, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एस गेट्स अ गुड टाइटल, बात खत्म। वो आगे का पॉइंट तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आगे की स्टोरी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका है, अपना तो नहीं है सर, बात खत्म। तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम मालूम क्या क्या टेंशन लेते? तुम ये तो पूरा लिख देते, फिर बाद में तुम टेंशन लेते बैठते सर अभी फिर आगे के पी के साथ क्या होगा, तो पी क्या कर सकता? बोले पी के बारे में भी लिख दो, बेचारा अकेला है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो पूछा ही नहीं ना उन्होंने, पर जब पूछा ही नहीं तो लिखते क्यों हो, ये बोलना है मेरा। जितना पूछा है उतना जवाब देने का, बात खत्म। समझा गया? नीलू, पक्का? आगे नेक्स्ट, उसके बाद सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, लिंक कॉपी कर लो। सेल बाय बायर obtaining possession before the property in the goods has vested in, before the property in the goods had vested in, vested मतलब उसको प्रॉपर्टी अभी तक मिली नहीं है फिर भी उसने फर्दर सेल कर दिया। और यही सेम चीज मैंने मर्केंटाइल एजेंट के लिए एक्सप्लेन किया कि कभी कभार ऐसा होता कि गुड्स पहले आ जाते, बिल बहुत बाद में आता, तो इसका मतलब ओनरशिप कब आ रही? बाद में। गुड्स पहले आ गए तो ये गुड्स में फर्दर सेल कर सकता, कि मुझे किसने परमिशन दी है? एग्जाम्पल क्या दिया था मालूम है क्या? कर लो कर लो, कोई हेडिंग कॉपी कर लो। 30 सबसेक्शन 2। क्या क्या हेडिंग कॉपी? पहला ही लाइन है जो मैंने बोला हुआ है, देखो, वेयर अ बायर विथ द कंसर्ट ऑफ द सेलर। क्या बोला? किसके कंसर्न से? मतलब ट्रू ओनर ने पहले ही बायर को क्या दे दिया? दे दिया। क्या कंसर्न दिया होगा आगे? ऑब्टेन्स पोजेशन, मतलब बायर को सेलर के कंसर्न से गुड्स मिले, समझा क्या? ये पक्का? तो बायर ये गुड्स फर्दर सेल कर सकता, क्योंकि उसको ये अधिकार किसने दिया?
यही तो बताया था जब मैंने पढ़ाया ये वाला केस, है ना। कुछ ने राइट्स किसको ट्रांसफर किए, किसको किए, मंत्री जी को किए। फिर मंत्री जी ने अगेन फर्दर सेल किया इसको, संदेश, संदेश को वैलिड टाइटल मिला क्या, क्यों मिल पाया, कि मंत्री जी के पास में परमिशन, किसकी परमिशन थी सर, आपकी, सेलर की, आया ना, ओरिजिनल सेलर की परमिशन से मंत्री जी के पास में गुड्स का पोजेशन था। मंत्री जी के पास में गुड्स की प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब ओनरशिप नहीं थी, बट फिर भी मंत्री जी फर्दर सेल कर पाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो दो ही चीजें हो सकती, एक मंत्री जी ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहे, या तो दूसरा मंत्री जी ने ओरिजिनल ट्रू ओनर से परमिशन लिया हुआ। क्या जैसे क्या हुआ, एक दिन तेजस आया मेरे पास, सर मेरे पास में गिराई के आपके पास, आपको आपका फोन बेचना है क्या, अच्छे पैसे दिलाऊंगा मैं आपको। आया तेजस, बोला तेजस कितने पैसे दिलाएगा, मेरे को अमाउंट बताया, मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर तेजस मेरे को जाते जाते बोल रहा, फिर फोन लेके जाऊँ ना, तो बोला हाँ लेके जाना, बेच दो ना फोन, कहा हाँ बेच दे बिंदास। बेच के आया, मैं कुछ कर सकता, क्यों, फर्दर सेल करने के राइट्स दे दिए। कहीं पर भी मैंने कुछ लिख कर दिया क्या उसको, कि तेरी ओनरशिप है कि नहीं, वैलिड पोजीशन लिया कि नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कोई डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल, कुछ भी नहीं है उसके पास में। फिर भी वो फर्दर सेल कर पाया क्योंकि राइट्स ट्रांसफर कर दिए। क्या क्या वही लिखा हुआ है वहां पर, बीवी देख लो, कंसर्ट ऑफ द सेलर, द बायर हैज ऑब्टेन्ड possession with the consent of the seller। लिख दो ये पहला कंडीशन, द बायर हैज ऑब्टेन्ड, buyer has obtained, the buyer has obtained possession with the consent of the seller। दूसरा, property in the goods has not been passed, property in the goods has not been passed, property in the goods has not been passed। Third point, but but a right to sell, pledge, dispose, but a right to sell, pledge, और आखिरी क्या बोला, dispose the goods is obtained by the buyer। Obtained by the, fourth point, the seller has waived, the seller has waived, waived, seller has waived, seller has waived all his right against the goods, all his rights against the goods। क्या बोला मैंने, द सेलर हैज waived all his rights against the goods। ये कैसे क्या हुआ, पोजेशन भी चली गई, परमिशन भी चली गई, भले ही टाइटल नहीं गया हो, लेकिन सेलर ने क्या त्याग दिया, सारे गुड्स के राइट्स उसने उसी दिन त्याग दिए थे जब उसने वैलिड पोजेशन पर। अब अगर ये फर्दर सेल करता बायर, तो क्या वो वैलिड सेल रहेगा, हाउ, क्या टाइटल ट्रांसफर होगा, हाउ, आ गया। So, however, a person in possession of goods under a hire purchase agreement, which gives him only an option to buy, is not covered within the section unless it amounts to a sale। तो इस पॉइंट का एक्सेप्शन है हायर परचेज, क्यों,
हायर परचेज में आप फर्दर सेल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दिया हो, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आपको पूरी ओनरशिप के राइट्स मिलते हैं। अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया मतलब आप उन गुड्स के फुल ओनर्स नहीं हैं, और अगर आप फुल ओनर नहीं हो तो आप इसका फर्दर सेल, दैट इज व्हाई हायर परचेज इज एन एक्सेप्शन। हायर परचेज इज एन हायर परचेज, है ना? ठीक, एग्जाम्पल, A took a car from B on this condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of rupees 1 lakh in 24 installments. नहीं मेरे को 24 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, वो अमाउंट जाने दो कितना भी हो सकता हो, अमाउंट पे अपने को फोकस, पर 24 इंस्टॉलमेंट पे वो डील हुई है। 24 इंस्टॉलमेंट बोले तो कितने पैसे होते हैं? 1 लाख, 1,20,000, मतलब 20,000 ऊपर का ऑब्वियसली ब्याज है, वो अपने को लेना देना भी। बट हायर परचेज है कि नहीं है ये बता दो, क्योंकि किस्तों में गुड्स सेल किए गए। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स, क्या बोला? फ्यू, क्या बोला? मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे की गई है। ए सोल्ड द कार टू सी, बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी सिंस ए हैड नीदर बॉट द कार नॉर हैड अग्रीड टू बाय द कार, he had only an option to buy the car। यहाँ पर तो उन्होंने स्टेज ऑफर तक के रखी है, बोले ए ने कार एक्सेप्ट भी नहीं की, जो भी कंडीशंस थी वो एक्सेप्ट भी नहीं किया किसी ने, तो भी यहाँ पर सेल हो सकता था अगर एक्सेप्ट कर सकता था, एक्सेप्ट करता था तो। लेकिन एक्सेप्ट भी करता था तो अगर किस्तों में एक्सेप्ट करता था तो कोई राइट्स नहीं मिलता, फुल पेमेंट अगर कर देता था तो राइट्स मिल जाते, समझा ना? तो ए अगर वो कार पूरे 1 लाख एक साथ देके बाय कर लेता तो पूरा ओनरशिप उसका हो जाता, मतलब पूरा अधिकार हक उसका हो जाता ए का। तो ए क्या इसको फर्दर सेल कर सकता है? कर सकता है। कब? अगर पूरा पेमेंट कर दे तो। लेकिन अगर किस्तों में बाय किया है और फ्यू इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी अग्रीमेंट हायर परचेज का चल रहा है जिसमें उसको फर्दर सेल का राइट था। अभी अपने ऊपर एक्सेप्शन पड़ा, क्या पक्का? प्रॉब्लम है क्या कोई? नेक्स्ट हेडिंग डालो एक सी वाली, सेल बाय एन अनपेड सेलर। सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेक्शन 54 सबसेक्शन, सेल बाय एन अनपेड, सेक्शन 54 देखा देखा नहीं लगा? राइट ऑफ सेल। 51 52 क्या था? स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। 53 क्या था? सब सेल प्लेज, याद है? 54 क्या रहेगा? रीसेल। चलो और एक तरीके, 55 क्या था? सूट फॉर प्राइस। तो 55 के पहले आखिरी राइट क्या था? राइट ऑफ रीसेल। 54 क्या है? राइट ऑफ, तो तुम बताओ राइट ऑफ रीसेल है कि नहीं है अनपेड सेलर? है ना? अगर उसने ये वेव नहीं किया होगा तो उसके पास ये राइट है, राइट ऑफ रीसेलिंग द गुड्स। पढ़ा अपन ने, याद है? तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, ना ही इसमें कुछ लिख रहे हैं, सिर्फ आपको इसका हेडिंग याद रखना है, सेल बाय एन अनपेड सेलर सेक्शन 54। सिर्फ 54 भी लिखा तो चलेगा, सब सेक्शन नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अब 2 हेड्स बचे हैं, वो 2 हेड्स अपन कल करेंगे। अभी का जो आज अपन ने पढ़ा वो एक बार बुक सामने रखो। कितने हेड्स पढ़े अपन ने आज टोटल? टोटल बता दो, टोटल क्या पढ़े? पक्की बात? आखिरी क्या पढ़ा? सेल बाय एन अनपेड, उससे पहले क्या पढ़ा? तो देखो इसको कैसे याद रखो, पोजेशन मेरे पास, मैंने सेल किया, तो सेल बाय अ पर्सन हैविंग पोजेशन, बट क्या नहीं है उसके पास? प्रॉपर्टी इन द गुड्स नहीं है उसके पास। समझ आया क्या? पक्का? सवाल करूं क्या फिर? सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 क्या थे? हाथ ऊपर। तो भी वो क्या क्लेम कर सकता? सूट फॉर, आया? दोनों भी सिचुएशन में ही कैन मेक अ सूट फॉर प्राइस बिकॉज ही विल बी ट्रीटेड एज एन अनपेड सेलर। तो वो सेक्शन में ओपीसी तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा? हाथ ऊपर।
गलत गलत। क्या पूछ रहे तुमने, ना क्या पहले ऑप्शन भी दिए तो भी तुम भलते कौन थे जवाब देते बेटे। मतलब अच्छा है तुम्हारा एमसीक्यू पेपर नहीं है। मैं बोल लूँ अब एक बार, ध्यान से सुनो। सवाल क्या था, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 क्या है और सबसेक्शन 2 क्या है, राइट। ये सवाल था। सेक्शन 55 है सूट फॉर प्राइस, तो सबसेक्शन 1 रहे सबसेक्शन 2 रहे, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं भी हुई हो, तो भी उस अनपेड सेलर को सूट फॉर प्राइस करने का अधिकार है। क्या समझा। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट उसके पास रहा होगा कि वो ये सूट कर सकता है फिर भी। पोजेशन, अनपेड सेलर तो है ही ना, वो तो कंसिडरेशन ऑलरेडी कंसिडर्ड है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट बचता क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं भी है तो भी वो क्लेम कर पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात पोजेशन में का मतलब निकलता। और वही अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि उसके पास पोजेशन है और ये गुड्स वो किसी और को बेच रहा, तो उसके पास में गुड्स की प्रॉपर्टी, अभी वही तो पढ़ा अपन ने लास्ट पॉइंट, सबसेक्शन 2, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, यही तो है। क्या है, पोजेशन है, प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी सेल, और वो वैलिड सेल माना, एक्सेप्ट हायर के ऊपर, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। वो क्योंकि बेसिक सबका एक ही जैसा है, तो बेस है ना वो सबका एक जैसा है। इसके पहले क्या है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्या है बताओ जल्दी। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन, सॉरी सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन thereof। फिर उसके पहले अपन ने पढ़ा सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, और सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल, सेक्शन 28 29 30 30 सबसेक्शन 1 2। फिर उसके बाद में 50 4 4 54। समझ गया। मेरे को ना ये सारे लर्न चाहिए कल, अगर तुम लर्न, और मेरे को उम्मीद है कि आप केस स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, आप केस स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, ये उम्मीद है ना, बराबर है कि नहीं। मेरी उम्मीदों पे तुम कायम हो, समझ रहा हूँ। मैं कभी भी उठ करके चेक करूंगा, चेक करना और अधिकार भी। ठीक है? धन्यवाद। मंदिर आए तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक किया करें।